हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल टारगेट गुरुकुल। आज हम इस वीडियो में अगर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या है कि एमसीक्यू ना के थ्योरी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। और आज हम इस लेक्चर में जो आपकी पर्टिकुलरली यूनिट 1 है, डेट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो अगर आपके यूनिवर्सिटी में क्या होने वाला है, सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं इसमें सारे क्वेश्चंस क्या हैं आपके पास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, डिराइव डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या करना है आपको, डी ब्रॉगली इक्वेशन को डिराइव करना है, ठीक है, एंड डिस्कस सिग्निफिकेंस। ठीक, तो देखो जैसे क्या है कि आपके यूनिवर्सिटी में हो सकता है शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग भी आए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप सारे क्वेश्चंस को देखते चलोगे तो आप शॉर्ट भी कर लोगे, वेरी शॉर्ट भी पूछेगा वो भी कर लोगे और लॉन्ग भी कर लोगे। ठीक है, लॉन्ग का मान लो आप कोई क्वेश्चन लॉन्ग में देख रहे हो और एज आपके लिए वैसा क्वेश्चन आपसे किसमें पूछ दे, वेरी शॉर्ट में, तो आपके लिए बस उसके बेसिक डेफिनेशन लिख के क्या करना, आगे निकल जाना होता है। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है आप कर लोगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले आपसे पूछा है डी ब्रॉगली इक्वेशन को डिराइव करना, ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है, इसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना। ठीक है, तो पार्ट 1 को देखो, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है आपके पास क्या कहते हैं, अच्छा ऐसे नहीं, इसको डिराइव करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये इक्वेशन, ठीक है, इसको नाम दे रहे हैं अगर इक्वेशन 1। और यहाँ पे आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एनर्जी जो आती है आपकी, वो क्या आती है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये दोनों पॉइंट हमें पता है। ओके, और यहाँ से ये आपकी दोनों एनर्जी की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज को क्या कर ले, कंपेयर कर ले। तो दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है, एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। प्लैंक ने यही काम किया था, सॉरी डी ब्रॉगली ने यही काम किया था, प्लैंक्स इक्वेशन और आइंस्टीन के इक्वेशन को मिला के आपके लिए इक्वेशन लाए थे, ठीक है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स के डुअल कैरेक्टरिस्टिक को शो कर सके। ठीक है, इसीलिए डी ब्रॉगली का इक्वेशन आया था। तो यहाँ से हम ये जो एच न्यू और mc स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख लो mc स्क्वायर अपॉन लैम्डा, ठीक है, या फिर इसको इधर ला सकते हो, तो इसको रीअरेंज करके हम अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, डी ब्रॉगली इक्वेशन का फॉर्म, दैट इज h लैम्डा अपॉन इज इक्वल टू mc। ठीक है, इसको बहुत डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हो या फिर यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है, और हाँ ठीक है, यहीं पे छोड़ भी सकते हो। ठीक, तो अब इसमें तो पहला पार्ट तो हो गया डी ब्रॉगली इक्वेशन, दूसरा पार्ट जो है इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना, यानी कि जो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो कैसे आता है, क्या चीज डिस्क्राइब करता है, क्या उसके सिग्निफिकेंस है। ओके, तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी और बातें हैं, ये आ गया हमारा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mc, ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये आपके फोटोन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, फोटोन के लिए होता है, h अपॉन mc, ठीक है। अगर दूसरा है तो इसमें क्या कर सकते हैं, इस c को रिप्लेस करेंगे किससे, v से, तो आपको बाकियों के लिए मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन वेव के लिए। ओके, चलो अब यहाँ पे m क्या है, v क्या है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, ये वेवलेंथ होती है लैम्डा और h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, m मास हो सकता है, और ये क्या है, ये आपका v है जो कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है, mv, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी भी इसी को कहते हैं, ठीक है, पी आपका मोमेंटम होता है जो कि mv के इक्वल होता है, ठीक है। चलो अब इसके सिग्निफिकेंस को देखो, सिग्निफिकेंस क्या होता है डी ब्रॉगली के रिलेशन का, ठीक है। तो डी ब्रॉगली किसके किसके बीच रिलेशन दिखा है, यहाँ पे देखने की कोशिश करो। डी ब्रॉगली जो इक्वेशन है किसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है, आपके लैम्डा के बीच में और क्या कहते हैं, मास और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली रिलेशन शोज दैट वेवलेंथ, जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड वेव, ठीक है, मास एंड वेव, ठीक है। फॉर अ वेलोसिटी वेवलेंथ ऑफ द हैवियर पार्टिकल इज लोअर दैट ऑफ द हायर पार्टिकल, ठीक, heavier particle कम होगी as compared to lighter particle, और dual character of the matter is applicable to all matter particles, ठीक है। डी ब्रॉगली का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, जो dual नेचर होता है पार्टिकल्स का उसको शो करना, ठीक है।
तो उस चीज को ये सिग्निफिकेंस में रखेंगे हम। और फिर ये क्या होता है, माइक्रो पार्टिकल्स। यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, बट इन रियलिटी इट्स सिग्निफिकेंस इज फॉर माइक्रो पार्टिकल्स ओनली। ठीक है, मैटर के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन सिर्फ किस टाइप ऑफ पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स में है तो ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। और जो आपके माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो वेवलेंथ होता है मैटर का वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है मेजर करने के लिए, इसलिए ये मेथड मतलब एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो समझ में आया क्यों माइक्रो पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है और माइक्रो के लिए नहीं। ठीक है, तो वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। एक तो ये रिलेशनशिप लिख दोगे और एक चीज ये लिख देनी है, इन दोनों में रिलेशन। ठीक है, हैवियर पार्टिकल्स के लिए क्या होगा, लाइटर पार्टिकल्स के लिए क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इसमें एक कंपैरिजन करके दिखाया है, कंपैरिजन है ये इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन के लिए mc क्या हो जाएगा, 9.1 बेसिकली होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। हम क्या कहते हैं, जो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसी को थोड़ा सा कंपेयर करके देख रहे हैं। और यहाँ पे कितना है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻34। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है me है, और ये क्या है आपकी जो vi है। ठीक है, तो फिर mv, ठीक है, ये होता है ना h/mv, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, यही हमने अप्लाई किया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 7.33 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन के केस में हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में यानी कि माइक्रो पार्टिकल और माइक्रो पार्टिकल को हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर हम एक बॉल ले लें जिसका मास क्या है, 10 kg है। ठीक है, बॉल ले लें जिसका मास 10 kg है और v क्या है आपके पास, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो हाँ मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, h तो सेम होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये मास कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा, सॉरी मैंने 10 kg बोला अभी, 10 ग्राम हो जाएगा। और ये क्या आपकी v 10⁶ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर ये क्वेश्चन आपके मतलब जाने मार्क्स के लिए आ रहा है तो आप पूरे कंपैरिजन वगैरह सब कुछ करके दिखा दोगे, और अगर वेरी शॉर्ट में पूछ रहा है तो आप वेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग बताओगे, सिर्फ सिग्निफिकेंस पूछ रहा है तो सिर्फ सिग्निफिकेंस बताओगे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे सॉल्व की गई है, देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या आपको एक्सप्लेन करना है हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, पोजीशन और आपके मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आती है उसको एक्सप्लेन किया था किसने, हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, उसी चीज को एक्सप्लेन करना है। तो देखो, पोजीशन ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय, किसी चीज के पोजीशन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम की हेल्प से, पोजीशन x और मोमेंटम p। ठीक है, इन दोनों के हेल्प से हम क्या डिटरमाइन करेंगे, x आपकी पोजीशन है, p मोमेंटम है, तो इन दोनों के हेल्प से किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का क्या डिटरमाइन करेंगे, पोजीशन डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, और ऐसा जब करते हैं तो जब हम डिटरमाइन करते हैं पोजीशन किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, तो हाँ, अब कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इरेडिएटिंग इट विद आइदर लाइट और फोटोन। ठीक है, लाइट या फोटोन से आने वाली आपके जो क्या कहते हैं, जो भी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन है उसको जब डिटरमाइन करते हैं तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज चेंज्ड। क्या होता है, मोमेंटम चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, तो जो आपके जो भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, उनमें क्या हो रहा होगा, कोलिजन हो रहा होगा, है ना। कोलिजन की वजह से उनकी पोजीशन क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। ठीक है, पहले हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्यों, अनसर्टेन मतलब क्या, कि कुछ एक फिक्स नहीं है ना, अनसर्टेन मतलब कुछ एक फिक्स नहीं है। तो पहले हम ये बता रहे हैं कि क्यों फिक्स्ड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो किसी चीज की पोजीशन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो अपने क्या कहते हैं उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग और उसके क्या कहते हैं मोमेंटम के अकॉर्डिंग। ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर हम ये बता रहे हैं कि कब कहीं भी किसी रेडिएटिंग लाइट सोर्स है वहां से अगर क्या हो आपका
इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स या फिर कोई भी पार्टिकल आ रहा है तो वो क्या होगा, उसकी पोजीशन जो है वो सर्टेन फिक्स नहीं होगी, उसमें अनसर्टेनिटी देखी जाएगी, यानी कि वो पोजीशन, और क्यों देखी जाएगी, तो कोलिजन की वजह से। अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स में जो कोलिजन हो रहे हैं तो उसके कोलिजन की वजह से अनसर्टेनिटी देखी जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाती है, ठीक। तो पोजीशन जानने के लिए इलेक्ट्रॉन का विथ इंक्रीजिंग सर्टेनिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, ठीक है। तो इसके लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। क्या दिया था? हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? हाइजेनबर्ग स्टेटेड दैट साइमल्टेनियस मतलब कि एक साथ, ठीक है, एक साथ हम डिटरमाइन करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। एक साथ किस किस चीज को हम डिटरमाइन कर ले? अपने पोजीशन को भी और मोमेंटम को। जब एक साथ पार्टिकल का डिटरमाइन करना क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल हो जाता है। क्या चीज? तो यहाँ पे पोजीशन, हम क्या बोले कि पोजीशन और मोमेंटम के हेल्प से डिटरमाइन करेंगे, लेकिन हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि दोनों को डिटरमाइन करना क्या हो जाता है? एक साथ, ठीक है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसके लिए क्या इन्होंने दिया? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। अनसर्टेनिटी, उनके मेजरमेंट में जो भी अनसर्टेनिटी आएगी उसको दी, ठीक है। ऑफ दीज टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब ये आपके पास जो क्या कहते हैं, x है और p है, दोनों की पोजीशन, दोनों ही क्या है? अनसर्टेन है। तो ये दोनों अनसर्टेनिटी कैसी होगी? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। सॉरी, in case of multiplication product of electron uncertainty in the position del x and that is momentum, ठीक है, and is equal to Planck's constant h, ठीक है। यही फाइनल स्टेटमेंट था क्या? किसका? हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कि जो डेल्टा x होगा यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो होगी वो इक्वल होगी क्या कहते हैं, डेल्टा px के। px क्या? मोमेंटम, और दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h, यानी कि क्या कहते हैं आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या था? आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ठीक है। एक मिनट, चलो, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ, हाँ, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। आपको क्या क्या गिवन है? अब देखो इसको क्या कैलकुलेट करना है, ये पता चल गया आपको। गिवन है डेल्टा V 0.1% है, ठीक है, डेल्टा V। अच्छा, यहाँ पे ना ये डेल्टा V क्या समझो? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि ये डेल्टा x जो मैंने बताया, ठीक है। तो यही डेल्टा V या फिर डेल्टा x सेम चीज होती है, और कहीं कहीं आपको रिप्रेजेंटेशन x में दिखेगा, कहीं कहीं v दिखेगा, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। और फिर यहाँ पे v जो mv लेते हैं ना, है ना, वो तो आपकी 2.6 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ठीक है। और आपको me दिया है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 × 10⁻³ kg ये होती है, ठीक है। और आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता ही है कि 6.64 × 10⁻34। और आपको क्या कैलकुलेट करना? अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना है डेल्टा x। कैसे होगा? यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने डेल्टा x और क्या कहते हैं आपके डेल्टा px और h में रिलेशन देखा, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसकी हेल्प से? तो आपके जो अनसर्टेनिटी क्या कहते हैं प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग के, उसकी हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डेल्टा x क्या हो जाएगा? डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π और mv, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा v हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबकी वैल्यू, डेल्टा x की वैल्यू और आपको, सॉरी, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेल्टा x की वैल्यू पता है और h की भी वैल्यू पता है। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 4π तो एज इट इज रहेगा, और m और v की वैल्यू यूज कर, ठीक है, तो मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया? देखो कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये चीज कैसे है? ये चीज समझ में आई है ना? ये आपके पास ये क्या होता है? डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/m 4π और
पी होता है ना, डेल्टा पी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो ये डेल्टा पी होता है। तो इस डेल्टा पी को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हम क्या किए हैं, एमवी है ना, डेल्टा पी की वैल्यू एमवी होती है। तो यहाँ से ये डेल्टा एक्स जो है ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई, और डेल्टा पी है यानी कि एम और अनसर्टेनिटी इन आपकी पोजीशन, ठीक है। इस चीज को लेकर सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर देखो, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी सेम इसी बेसिस पे क्वेश्चन है कि यहाँ भी आपको क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रॉन में अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी और इफ द अनसर्टेनिटी, अब इसमें क्या दिया हुआ है आपके अनसर्टेनिटी पोजीशन, यानी कि आपको डेल्टा एक्स गिवन है, क्या गिवन है, डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है, और हाँ ठीक है, ये चीज दी हुई है, और आपको क्या कहते हैं एम दिया हुआ है और एच दिया हुआ है। तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर लोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे और ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन करना है। आई होप कि आप इतने बड़े हो गए हो कि आप कैलकुलेशन कर ले जाओगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म यूज्ड इन इट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ लैम्डा साई एंड साई स्क्वायर, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से आपके लॉन्ग में पूछता है, ठीक है, कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करने के लिए पूरा डेरिवेशन करना है आपको, और फिर उसके बाद उसमें जो टर्म्स, मतलब जो भी लैप्लेशियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो भी आता है, आप उसको पूरा एक्सप्लेन करोगे, क्या चीज है, क्या है, एक्स वाई जेड सारी चीजों का एक्सप्लेन करोगे, और फिर ये चीज, ये साई और साई स्क्वायर क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो श्रोडिंगर ने आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया था, ठीक है, किसके लिए, सिंपल वेव मोशन, कोई भी सिंपल वेव मोशन हो रहा होगा तो उसके वाइब्रेशन अगर स्ट्रेस, देखो एक बार कायदे से देख लो, फॉर अ सिंपल वेव मोशन एज इन वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेस्ड थ्रेड, ठीक है, assumed W is the amplitude of the vibration, ये W नहीं होगा, ठीक है, is the amplitude of the vibration and its coordinate is x at any point, ठीक है। तो हम मानते क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए कि कोई भी आपका सिंपल वेव मोशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, और इसमें क्या एज्यूम किया गया है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो साई है, ठीक है, और क्या कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो किसी पॉइंट पे x ले लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ऐसे मोशन हमको कहाँ मिलता है, आपने फिजिक्स क्लास 12th में पढ़ा होगा, सॉरी क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो ऐसे वेव मोशन के जो इक्वेशन होते हैं that is represented by, एक सेकेंड, चलो यहाँ पे देखो, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होता है 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन स्टार्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है बच्चे को, जैसे आप इसके बाद से सॉल्व करते चलोगे तो सॉल्व करने वाला प्रोसीजर तो याद रहता है, अगर मैथ्स के हो तो बायो वालों को ये भी दिक्कत आती है, ठीक है, सॉल्व उनको पूरा रटना पड़ता है, क्योंकि सॉल्व करने वाला वो नहीं कर पाते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे, मोस्टली कर भी लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ टोटली नहीं कर पाते, तो उनको ये पूरी मतलब चीजें रटी होनी चाहिए, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, और मैथ्स वाले तो वो सॉल्व कर लेंगे, और बेसिकली आपको क्या रटा होना चाहिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इक्वेशन है उसका, वो चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो v है, ये जो v है, जो हमने v स्क्वायर लिखा है, ये v क्या है, ये v आपकी वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी, तो आपके वेव की वेलोसिटी है, ये पहली बात। फिर इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो वहां पे इसका क्या मिलता है, मैथ्स में आपने पढ़ा है डेल्टा इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा और साई टी, ठीक है, ये फंक्शन है x और t का, ठीक है, टाइम और क्या कहते हैं पोजीशन का, ठीक। तो ये क्या फंक्शन है, साई x आपका फंक्शन है x का और साई t फंक्शन है t का, ठीक है, साई t फंक्शन ऑफ t, ओके, यानी टाइम का, ठीक है। अब मान ले कि आपका जो वेव है वो क्या है, स्टैटिक वेव है, ठीक है, स्टैटिक वेव है। अब ये सारे जो इक्वेशन आ रहे हैं ना नए, ये सारे इक्वेशन का कोई तरीका नहीं है अगर आपको नहीं पता है, तो ये बेसिकली कहाँ से आता है, ये जनरल इक्वेशन होता है किसी भी वेव का। ये आपने अगर फिजिक्स क्लास 11 की अच्छे से पढ़ी होगी, लास्ट में हार्मोनिक करके ही चैप्टर है जो आपका, जिसमें वेव्स के बारे में डिटेल में दिया है, उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और मैथ्स में तो बीएससी में भी शायद से है,
तो स्टैटिक वेव का क्या हो जाएगा, साई टी इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ए साइन 2 पाई न्यू टी, 2 पाई न्यू टी, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, हाँ, तो ये क्या है आपका, ये वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, ए आपका कांस्टेंट होता है और साइन तो पता ही है, और साई टी क्या है आपका, अच्छा देखो, चलो ठीक है, तो यहाँ पे जो साई हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, साई टी तो यहाँ पे बताया ना हमने कि ये फंक्शन है टी का, ठीक है, यहाँ पे बता चुके हैं हम। अब यहाँ पे साई जो इक्वेशन मिलेगा आपको, साई ये इक्वल होगा साई एक्स, ठीक है, साई एक्स फंक्शन ऑफ एक्स और ए साइन, तो ये देखो यहाँ पे एक आपको इक्वेशन मिला साई टी का, फिर हमने साई का इक्वेशन निकाला है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर, अब इस चीज को क्या करना है हमें, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे हम, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर ये इक्वल होगा आपका साई एक्स, और यहाँ पे 2 पाई साई टी, इसको डबल डिफरेंशिएट किए है ना, आप इसको करके देखना, एक बार डिफरेंशिएशन फिर डबल डिफरेंशिएशन और क्या कहते हैं डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये आपका 2 पाई वी, ये आपका आ जाता है 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, और एक बार करेंगे तो साइन कॉस कॉस साइन में, ठीक है, तो ए साइन 2 पाई न्यू टी, ठीक है, ये चीज ऐसे हो जाएगी, ठीक है, इतना समझ में आया। पहले आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, यहां से इस दोनों को साई एक्स और साई टी के टर्म में लिखें, ठीक है, साई एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है और साई टी फंक्शन ऑफ टी है, फिर हमने साई टी की वैल्यू रखी, साई टी की वैल्यू रखी, और उसके बाद से क्या किया कि अपने साई की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है, साई की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया कि डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन देखो, साई इज इक्वल टू साई एक्स, एक मिनट, साई इज इक्वल टू साई एक्स ए साइन 2 पाई न्यू टी, ठीक है, ये चीज है। अब यहां से इस इक्वेशन में इसको हम क्या किया है, इसके डिफरेंशिएशन यानी कि डेल स्क्वायर, यहाँ पे क्या कहते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक बार हमने टी के टर्म्स में, यहाँ पे टी के टर्म्स में देख रहा हो, और यहाँ पे किसके टर्म्स में, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसी इक्वेशन को एक बार टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे दोनों रखे हैं ना, ठीक है। अब यहीं से हम, अच्छा पहले यहाँ समझो, तो इसको डिफरेंशिएट किया इस बार एक्स के टर्म में और डबल डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर साई एक्स और डेल एक्स स्क्वायर और साई टी बच जाता है आपके पास, ठीक है। अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है और यहाँ पे जो इक्वेशन आया है, कहाँ गया, ठीक है, ये इक्वेशन है जो एक बार किस पे आया आपका, क्या कहते हैं ये क्या है इक्वेशन आपका, जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं, ये क्या है इक्वेशन जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं, और पहला इक्वेशन ये वाला इक्वेशन देख रहे हो आप, पहला इक्वेशन, ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, एक मिनट, ठीक है, विजिबल है, एक सेकेंड रुक जाओ, आई होप अब ये विजिबल है, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, डेल स्क्वायर साई की वैल्यू रखेंगे इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स, गिव मी 1 सेकेंड, ओके, चलो अब क्लियर दिखेगा। यहाँ पे देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हमने निकाला डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखा हमने, और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई की वैल्यू रखा और डेल टी स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर एक बार हमको डेल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए, एक बार टी के टर्म्स में, तो यहाँ पे यहाँ से हमें क्या मिला, ये वाला टर्म आपको टी के टर्म्स में मिला, और ये वाला जो हमने निकाला है कहाँ गया, हाँ ये वाले जो निकाला है ये x के टर्म्स, बस इसको उठा के इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर और साई एक्स, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये न्यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू न्यू एक्स, ठीक है, ये चीज आपको मिल जाएगी। फिर देखो यहाँ पे एक सेकेंड, फिर देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका यहाँ से बन गया, ये इक्वेशन बन गया। अब देखो यहाँ पे डेल, ये इक्वेशन क्या है, ये विजिबल है क्या, हाँ विजिबल है, चलो
ये थोड़ा सा नहीं विजुअल है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें डी ब्रॉगली इक्वेशन को रखेंगे। डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, कहाँ गया, अच्छा चलो यहाँ से देखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर किए, और पी इज इक्वल टू हमें क्या पता है, एम वी होता है, और ये पी स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो पी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी स्क्वायर अपॉन 2 एम इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, और यही जो एम वी स्क्वायर अपॉन 2 होती है ये क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या होती है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लाना है आपको, फिर एनर्जी, टोटल एनर्जी उसकी क्या होगी, तो सिस्टम की आपकी काइनेटिक एनर्जी और सम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस, मतलब टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ई माइनस वी। ठीक है, अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1, अब देखो यहाँ से ये एम वी स्क्वायर बाई 2 जो है ये आपका इक्वल है पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये p क्या था, आपका मोमेंटम था, तो p स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल है, यही वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और ये क्या है, e माइनस वी। तो यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू हम निकाले अगर, तो यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जानी है आपकी, p स्क्वायर की वैल्यू देखो 2m इधर जाएगा, 2m यहाँ आया और ये क्या हो गया, e माइनस वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, h अपॉन में h अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये h अपॉन तो है, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 2m अपॉन e माइनस वी। तो इसको उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट किया। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, ये हम इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं। तो देखो इसको, तो अब यहाँ से उठा के वैल्यू रखे तो ये आपका डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो आपका है ये माइनस में आता है, तो ये आपका 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया, 2m e माइनस वी साई हो गया। ठीक है, हाँ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हम रखें तो ये आपका ये लैम्डा स्क्वायर अपॉन साइड ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो ये लैम्डा स्क्वायर नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है, और ये पूरा टर्म आपका डिनोमिनेटर में आएगा तो एच स्क्वायर नीचे रह जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और मल्टीप्लाई ये साइड तो पहले से था ही। ठीक है, तो ये इक्वेशन आया, आप वहां पे पुट किए तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेना पुटिंग इन इक्वेशन, जो भी इसको 6 तक गया था इसको 7 बना लेना, पुटिंग इन इक्वेशन 7 वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन 7 में ये वाली लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू रखे तो हमें मिला। अब इसको सॉल्व कर लिया हमने, 2 4 8 और ये आ जाएगा पाई स्क्वायर m अपॉन, बस थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सॉल्व मैनर में लिखा हमने। ठीक है, अब देखो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, हाँ यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो इसको क्या करेंगे हम, ये माइनस में है ना, -8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर। अब इसको हम उठा के ये पूरा टर्म यहाँ से उठा के इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये माइनस इधर जाके प्लस में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कुछ इक्वेशन के राइट साइड में आपका इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर कुछ बचा नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अब ये आपका जो इक्वेशन आया है ना, इसी से अब हम किसके लिए करेंगे, अब हम पहले तो हम ये मान के चले थे कि कोई हमारा जो पार्टिकल है वो उसका मोशन हो रहा है और किसी पॉइंट x पे हम ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपका 3 डायमेंशन पार्टिकल आपका 3 डायमेंशन में मोशन कर रहा है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, तो आपको x स्क्वायर x y और z 3 डायमेंशन में मोशन के लिए x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है ना, तो x स्क्वायर ये इक्वेशन याद रखना, डेल स्क्वायर बहुत इजी सा है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन ये देखो यहाँ से ये किसके लिए है, ये हम सिंगल एट अ पॉइंट के लिए निकाला था हमने। ठीक है, ये हमने किस लिए निकाला था, एट अ पॉइंट के लिए, तो बस इसी में ये जो फॉर्म है ना, इसी में हम y z तीनों कोऑर्डिनेट्स को मर्ज करेंगे। ठीक है, तो ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू आपका क्या इक्वेशन आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से हम इसको हम क्या करते हैं, ये तो सेम है ना, इसको हम क्या करेंगे, एक ये ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है, ऑपरेटर यूज करेंगे, और ये ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, लैप्लेशियन ऑपरेटर। इसमें लिखा भी होगा, एक सेकेंड, हाँ देखो, हाँ ठीक है, यहाँ पे दिया है, ये क्या है, लैप्लेशियन ऑपरेटर है, और एच हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके जगह पे हम ये हमने ये रखा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपको क्या कहते हैं, अब ये इक्वेशन आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, और ये किसके टर्म्स में था, साई के फंक्शन था, तो साई का फंक्शन लिया हमने, और 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इज इक्वल साई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हुआ। फिर क्या किया हमने कि फिर हमने इस क्या कहते हैं v और e को इस पे ऑपरेट कराया, और ये इज इक्वल टू 0, फिर हमारे पास ये एक जो ऑपरेशन आया है और साई के टर्म्स में, और e इज इक्वल टू ई साई है, तो इसको पूरा हम h से, ठीक है, h या फिर h कैप ऐसे भी देखने को मिलेगा आपको, या फिर ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर h क्या हो गया, h को हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिया और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपने इक्वेशन को लिख दिया। यही बेसिकली क्या है, आपका श्रोडिंगर है। और देखो यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एग्जाम में बताओगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये पूरी वैल्यू बताओगे। फिर यहाँ पे जब हमने h को लिया है तो इसकी वैल्यू भी बताओगे कि h की वैल्यू ये पूरी है, ठीक है। अब यही क्या हो गया, ये आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गया। आई होप आपको समझ में, देखो इजी है, एक बार कॉपी पेन लेके सॉल्व करने बैठना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपको सॉल्व करने आ जाएगा। टफ नहीं है, देखने में टफ लगता है, ठीक है, और सॉल्व कर लोगे, मतलब दो बार देख के करना, और एक दो बार एटलीस्ट बिना देखे करना, तो आ जाएगा, ठीक है। चलो कोई टेंशन नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ साई और साई स्क्वायर का फंक्शन सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ देयर इज नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, ठीक है। क्यों, क्या है कि जो साई है वो एम्पलीट्यूड है, क्या है, साई हम अपने फंक्शन का जो लिए हैं वो अपने वेव का एम्पलीट्यूड लिए हैं, एम्पलीट्यूड है साई, ठीक है। तो और साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी है, साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, तो जो आपकी मतलब प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। किस चीज की प्रोबेबिलिटी होती है, साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है किसी एनर्जी लेवल में, ठीक है, किसी भी एनर्जी लेवल में। तो देख लो, साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ डेफिनेट एनर्जी लेवल इन 3 डायमेंशनल स्पेस न्यूक्लियस, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस न्यूक्लियस, ठीक है। अब चलो, अब ये चीज सिमिलर होता है किसे, जो आपको ने पढ़ा था कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, सेम उसी फंडा पे बेस्ड है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को। आइगन वैल्यू क्या होती है और आइगन फंक्शन क्या होता है आपका। देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यहाँ पे देखो, देयर मे बी मेनी सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस बट ऑल आर नॉट रियल फिजिकली और केमिकली, ठीक है, सो दे ऑल आर नॉट एक्सेप्टेबल। एक सेकेंड, ये आंसर, एक मिनट रुक जाओ, ठीक, चलो। तो आइगन वैल्यू मतलब इसमें हम इसको हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को बेसिकली यहाँ पे हम किस चीज के टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे, अपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लेके चलेंगे, उसके टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन जो होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फिजिकली और केमिकली मतलब पूरा नहीं, ऑल गिवन नहीं होता है, तो सारे एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। जो आपके कौन से सोल्यूशंस आपके एक्सेप्टेबल होंगे तो उन कंडीशंस को देखते हैं, ठीक है। वेव फंक्शन साई अभी हम जानेंगे, अभी हम बता रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हो आइगन फंक्शन और यहाँ हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देख रहे हैं, क्यों हम देख रहे हैं मैं बताती हूँ, आगे चलो, ठीक है। वेव फंक्शन जो साई होता है शुड बी सिंगल वैल्यूड, क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड, यानी कि फॉर वेरिएबल्स एक्स वाई जेड देयर मस्ट बी, वहां पे सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होनी चाहिए साई के लिए। साई के लिए जो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं तो इसके लिए एक ही वैल्यू पॉसिबल होनी चाहिए, यानी कि जो साई होना चाहिए वेव फंक्शन साई वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। फिर क्या है कि जो वेव फंक्शन साई और उसकी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि डी साई बाई डी एक्स, ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। पहला कंडीशन क्या है एक्सेप्टेबल होने के लिए, तो आपका
ये दोनों क्या होने चाहिए कि सिंगल वैल्यूड होने चाहिए, ठीक है, यानी एक्स वाई जेड के लिए पर्टिकुलरली आपकी एक एक वैल्यू आनी चाहिए, सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, फिर कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। ये आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कंडीशन बताओ कब हमारा जो साई की मतलब जो सोल्यूशन है वो कब एक्सेप्टेबल होगा, तो वहां पे आप लिख सकते हो वहां भी, ठीक है। अब तीसरा जो कंडीशन है, सर्टेन पोजीशन फॉर सर्टेन पोजीशन फाउंड से साई मस्ट बी वैनिश एट इंफिनिटी, ठीक है। जो साई है आपकी वो इन्फिनिटी पे जाते जाते उसकी वैल्यू वैनिश मतलब खत्म होनी चाहिए, वो जीरो हो जानी चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ओबिंग अबव कंडीशन सिग्निफिकेंट सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आर पॉसिबल। इन तीनों कंडीशन के बेसिस पे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉलो होता है वो ये है, ठीक है, एच साई एन इज इक्वल टू ई एन साई एन, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो होता है, ठीक है। ये इक्वेशन निकल के आता है, ये n क्या है यहाँ पे 1 2 3 एनर्जी लेवल्स आते हैं, और ये साई n क्या है, ये जो साई n ही आता है जो आपका, ये क्या आता है आपका आइगन फंक्शन, क्या आता है आपका आइगन फंक्शन, और यहाँ पे जो en भी यूज हुआ है ये भी क्या है आइगन फंक्शन, ठीक है। तो इसको आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के टर्म्स में ही एक्सप्लेन करना है। वैसे तो आइगन फंक्शन आप मैथ्स में समझोगे तो अलग बात आएगी, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज है, कहने का मतलब वही है, लेकिन यहाँ पे हम एक्सप्लेन किसके टर्म्स में कर रहे हैं, अपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या आइगन फंक्शन है इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट आइगन वैल्यूज कैलकुलेट हो सकती है, इज इक्वल टू 1 2 3 दिया है ना, तो डिफरेंट पे डिफरेंट आएगा। अब चलो, अब ये रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप देख रहे होंगे, तो मैंने जो क्लासेस ली थी उसमें आपको एक्सप्लेन किया था रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन पे, तो पूरी एक लेक्चर गया था, ठीक है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है, अच्छा जो बच्चे नहीं देखे हैं ना, मतलब जो बच्चे नहीं देखे हैं, क्लासेस नहीं ली हैं, कहीं से भी नहीं ली है, नोट्स नहीं प्रिपेयर है, कुछ नहीं प्रिपेयर है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो आप क्या कर सकते हो, आप टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप से आप उस बैच को लेके आप वहां से पूरा पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी फिर भी टाइम है आपके एग्जाम्स में, तो पढ़ सकते हो आप, अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। और नहीं तो फिर आप यही सीरीज ही देख लो, क्योंकि ये सारे चैप्टर की सीरीज आएगी, उसमें हम सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर के सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन क्या होते हैं, इन देखो हाइड्रोजन एटम के लिए, ये हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़े थे, रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन क्या कहते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो टोटल वेव फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है। रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, और जो बोथ एंगुलर फंक्शन, ठीक है। तो देखो रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन का क्या कहते हैं टोटल वेव फंक्शन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एंगुलर वेव फंक्शन वहां मैंने ए और आर के टर्म्स में ए हम एंगुलर के लिए यूज किया था और आर हमने रेडियल के यूज किया था, और वहां पे दिखाया था वेव फंक्शन थीटा और साई के टर्म्स में, फाई के टर्म्स में सॉरी। और फिर द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ, आप फाई का इवैल्यूएशन करते हैं, फाई का किसके टर्म्स में, आर पोलर कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमेशा आर थीटा और फाई लेते हैं, वही चीज है, ठीक है। पॉसिबल ओनली फॉर इट फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यही वाला इक्वेशन हम उठाएंगे, टोटल वेव फंक्शन हम किसी 3 डायमेंशन में लिख रहे हैं, तो वहां पे पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आर थीटा फाई इज इक्वल टू आर, नहीं ये सही होगा, ये सही था, ठीक है। ये आर ये गड़बड़ लिख दिया है, आर ये रेडियल हो गया, ये एंगुलर वाला हो जाएगा, ठीक है। आर देखो अब यहाँ पे ये आर को हम रेडियल बोल रहे हैं, ये आर आपका रेडियल हो जाएगा, और ये कोरस्पॉन्ड करेगा ये पूरा आपके एंगुलर को, ठीक है। तो इसको हम रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, हम जब क्या कहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, क्या शेप होगा, तो इन सब पूरे शेप वाले कॉन्सेप्ट को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या जानना जरूरी हो जाता है, आपका रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन, कि आपके वेव है तो कैसे मोशन कर रहे हैं, तो जो मोशन करेंगे वही हमारा क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स का शेप वहां से हम कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पे मैंने बताया था। अब देखो इसको रेडियल वेव फंक्शन आर गिव्स द एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल, क्या देता है, एनर्जी देता है और साइज देता है, ठीक है। और एंगुलर वेव फंक्शन दैट इज
एंड एंगुलर वेव फंक्शन दैट इज एंगुलर वेव फंक्शन एच थीटा और फाई थीटा, ये क्या देता है, ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। एनर्जी तो यहाँ से हमें क्या मिला, शेप मिला और साइज मिला और एनर्जी मिला, ठीक है। तो मैंने बताया ना एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स का हम शेप कैलकुलेट कर रहे थे, साइज, तो विद द हेल्प ऑफ रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से रेडियल वेव फंक्शन क्या है, एंगुलर वेव फंक्शन क्या है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। with the help of radial probability density curves for 4s के लिए ड्रॉ करना है आपको, 4p 4d 4f ऑर्बिटल्स के लिए एक्सप्लेन देयर पेनिट्रेटिंग पावर, उनका पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द ऑर्बिटल्स फॉलो द ऑर्डर एसपीडीएफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा बहुत जनों को, क्योंकि ये रेडियल प्रोबेबिलिटी और एंगुलर प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। मेरा एक वीडियो पड़ा होगा, आप सर्च कर सकते हो, टारगेट गुरुकुल के ही क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पे ही है, आप सर्च कर सकते हो, वहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर रेडियल प्रोबेबिलिटी ऐसे ही करके, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। वहां से देख लो वो वीडियो, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4s 4p 4d 4f ऑर्बिटल्स के लिए है, और ये क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं, पहले spdf, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर ये होता है, ये चीज को एक्सप्लेन करना। देखो यहाँ पे ये 4s का हो जाएगा, तो इसका ग्राफ कैसे आता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आ रहा है, के टर्म्स में लेते हैं, तो ये आपका 4s के लिए आता है, ठीक है। अब इसके टर्म्स में आप नोट्स को कैलकुलेट कर रहे थे, है ना, ठीक है। जो पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं एकदम देखे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। 4d का ये ग्राफ आया था, ठीक है। तो इस कर्व के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रेडियल डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और डेंसिटी फॉलोज द ऑर्डर, क्या फॉलो कर रहा है, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। इसके रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसके हेल्प हम क्या दिखा रहे हैं, वो क्या ऑर्डर फॉलो कर रहा है, spdf, ठीक है, यानी 4s 4p 4d 4f आता है, ठीक है। चलो अब शो शेप ऑफ sp-d ऑर्बिटल्स, क्या बताना है आपको, sp और d ऑर्बिटल्स का शेप बताना। तो s ऑर्बिटल तो पता है स्फेरिकल शेप का होता है, कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। फिर आपका p ऑर्बिटल्स की बात करें तो p के कितने ऑर्बिटल्स हुए, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, चलो एक मिसिंग है, कोई ना। चलो ये pz हो गया, यानी जब z एक्सिस पे बना तो ये आपका pz हो गया, और ये आपका px हो गया, क्योंकि x एक्सिस पे, ठीक है। याद रखना जो p के ऑर्बिटल होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि एक्सिस पे लाई करेंगे, ठीक है। देखो ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये z एक्सिस पे, py कैसा हो जाएगा, ये आपकी x y z, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी, यानी कि ये आपका पी वाई हो गया, ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, पी वाई हो गया, ओके। अब चलो ये तो हो गया आपके पी ऑर्बिटल्स, और ये था आपका एस ऑर्बिटल। और बात करें डी ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स का देखो, एक आपके पास डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, याद करो, तो -2 से +2 होता है, -2 से +2 ml की वैल्यू आती है, और यानी कि क्या कहते हैं, -2 -1 0 +1 +2, यानी कि टोटल कितने ऑर्बिटल्स, डी के 5 ऑर्बिटल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, dxy dyz dzx dzx ds स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर dz स्क्वायर, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब देखो इन एक पेज पे मैं बताती हूँ, dxy को अगर हम देखें तो ये कैसे, देखो ये x और ये y एक्सिस, ठीक है। dxy जो होगा ना आपके, ये ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, ये आपके dxy होगा, dyz होगा और dzx होगा। ये तीनों कैसे होंगे, zx, ये तीनों कैसे होंगे आपके, बेसिकली एक्सियल नहीं होंगे, नॉन एक्सियल होंगे। कैसे होंगे, एक्सियल नहीं, नॉन एक्सियल होंगे। और dx स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, ठीक है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, और जो dz स्क्वायर होगा, ये दोनों कैसे होंगे, एक्सियल होंगे। चल देखते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डबल डम्बल शेप, यानी डबल डम्बल बनाना है, और कैसा बनाना है, नॉन एक्सियल बनाना, यानी ये हो गया आपका नॉन एक्सियल dxy के टर्म्स में, ठीक है। एक्स वाई हमने यहाँ पे लिया, आप किसी को भी जो भी ऑर्बिटल्स लो उसके अकॉर्डिंग लो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया इसके टर्म्स में, और एक सेकेंड गलत हो गया, इसको z लेते हैं, इसको y लेते हैं, ओके।
तो यहाँ पे ये z वाला हो गया और ये x वाला हो गया, ठीक है, ठीक है। चलो अब dzx बनाए, तो ये अगर ये z है और ये y है, ये yz बनाया है हमने, सॉरी ये आपका dzx हो गया, dzx क्योंकि एक बार z के अलॉन्ग लिया है और एक बार x के अलॉन्ग, और इसको हम बना लेते हैं dyz, ओके। yz कैसा हो जाएगा, एक y के अलॉन्ग और एक z के अलॉन्ग, ठीक है, एक y के अलॉन्ग एक z के अलॉन्ग, ठीक है। बेसिकली सिमिलर दिख रहा है क्योंकि वो एक्सिस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वहां पे आपको एक्सिस सही बनानी है। अब देखो ये तो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, मतलब कि एक एक्सिस पे नहीं है, लेकिन जो dx² माइनस y² होता है, अगर ये आपका x है और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे ये किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, यानी dz² माइनस y² कैसा होता है, आपका एक्सियल ऑर्बिटल होता है। और dz², यहाँ पे dz² देख लेते हैं, ये कैसा होता है, ये आपका बेसिकली यहाँ पे तो एक एक्सिस पे लाई कर रहा है, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपकी रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, सर्कुलर रिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाउंड होती है। तो ये आपका क्या हो गया, dz² ऑर्बिटल, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। आई होप आपको 5 ऑर्बिटल्स की शेप जानने को मिल गया, ठीक है। चलो इतने क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा, और इसमें क्या है कि बेसिकली आप इतना कर लोगे तो आप आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, और जो लोग पहले से प्रिपेयर किए होंगे, एक बार नोट्स पे गो थ्रू भी किए होंगे ना, तो क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कर लोगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।